हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं प्रपोषण के प्रकार के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि प्रपोषण के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को प्रपोषण के प्रकार के बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोग को ये बताया था कि प्रपोषण के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका मृतजीवी पोषण, दूसरा आता है आपका परजीवी पोषण और तीसरा आता है आपका प्राणी संपोषण। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके प्रपोषण के प्रकार में जो मृतजीवी पोषण है, जो आपका परजीवी पोषण है और जो आपका प्राणी संपोषण है, ये तीनों के तीनों जो पोषण है वो संबंधित है किससे? तो वो दोस्तों संबंधित है परपोषण से। और जो परपोषण है वो संबंधित है किस जीव से? तो दोस्तों, जो परपोषण है वो संबंधित है परपोषी जीव से। आप लोग यहाँ पर ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। किससे भाई? तो परपोषी जीव से। तो बात यहाँ पर यह समझनी है कि आखिर ये जो परपोषण है वो परपोषी जीव से क्यों संबंधित है। क्योंकि दोस्तों, परपोषी जीव एक ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी अपना ये जो भोजन है वो स्वयं बिल्कुल भी बना नहीं सकते। इसलिए दोस्तों हम लोग ऐसे जीवों को परपोषी जीव के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर परपोषण आपका संबंधित है परपोषी से, तो कहीं ना कहीं आपके मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सब में आने वाला जो पोषण होगा वो आएगा किस जीवों के लिए? तो वो दोस्तों आएगा परपोषी जीवों के लिए। तो आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाया कि मृतजीवी पोषण हो या परजीवी पोषण हो या प्राणी संपोषण हो, इन तीनों पोषणों के लिए जो जीव आते हैं, जो जीव प्रयुक्त किए जाते हैं, वो किए जाते हैं परपोषी वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मृतजीवी पोषण को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मृतजीवी पोषण के बाद का जो दोस्तों आप पोषण वाला शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जीव अपने पोषक तत्व की पुनः पूर्ति जिस विधि द्वारा करते हैं उसका यही विधि पोषण के रूप में जाना जाता है। यानी जिस किसी भी विधि से कोई जीव अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे मृतजीवी को। तो देख सकते हैं कि आपके नाम में ही दोस्तों क्या है? आपके नाम में ही रहस्य छिपा हुआ है। तो मृतजीवी में जो दोस्तों आप मृत देख रहे हैं, मृत, तो मृत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो मृत है उसका मतलब होता है मरा हुआ। ठीक है, जो मर गया है ना उसको बोलते हैं मरा हुआ। ठीक, और यहाँ पर जो आप जीवी देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जीव। ठीक, तो दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब हुआ मरा हुआ जीव। यानी जो जीव मर गया है उसी को बोलते हैं मरा हुआ जीव। और आप सभी जानते हैं कि जो जीव है वह संबंधित होता है किन रूपों में? तो वह संबंधित होता है 2 रूपों में, जिसमें पहला आता है आपका पादप जीव और दूसरा आपका आता है जंतु जीव। ठीक है, यानी जीव कहने का मतलब कि जो जीव होगा वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा आपका पादप जगत का और एक आपका हो जाएगा जंतु जगत का। यहाँ पर हम लोग जगत दे देंगे। अगर हम बात करें पादप जगत का, तो पादप जगत में जो आपके दोस्तों जीव आते हैं, जो वस्तुएं आते हैं, वो कौन कौन आते हैं? तो आते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, और जो जंतु जगत में जो आपके दोस्तों प्राणी आते हैं वो कौन आते हैं? तो जीव जंतु, मतलब जैसे कि आपका गाय हो गया, घोड़ा हो गया, मनुष्य हो गया, जो भी दोस्तों पादप जगत को छोड़कर जितने सारे प्राणी हैं वो सब आते हैं आपके जंतु जगत में। तो यहाँ पर केवल हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं जीव जंतु। ठीक है, तो अब देखिए, चाहे वो आपका जीव पादप जगत का हो चाहे वो आपका जीव जंतु जगत का हो, मरना तो दोस्तों निश्चित है। ऐसा नहीं है कि अगर जंतु जगत का जीव है तो केवल वही मरेगा, पादप जगत का जीव बिल्कुल भी नहीं मरेगा। अगर दोस्तों जीव है तो वो चाहे पादप जगत का हो चाहे वो जंतु जगत का हो, मरना तो है ही। तो जब दोस्तों ये जीव मर जाते हैं, जैसे सपोज डेट, देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं एक कोई पौधा। ठीक है, यहाँ पर हम एक कोई पौधा ले लेते हैं, पेड़ ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक पेड़ ले लिया। ठीक, मान के चलते हैं कि किसी कारणवश इस पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिर गया।
ठीक है, एक पत्ता क्या हुआ, टूटकर गिर गया। तो अब जरा ये बताना कि आपके पेड़ और पत्ते में कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पेड़ और पत्ते में जो सजीव है वो है आपका पेड़, और जो इस पेड़ से टूटा हुआ जो पत्ता है वो है आपका निर्जीव। ठीक, क्यों? क्योंकि दोस्तों अब ये अपने जैव प्रक्रम से बाहर हो चुका है। जो जैव प्रक्रम का गुण आपके पेड़ पौधे में देखा जाएगा, यानी इसमें देखा जाएगा, अब वो गुण बिल्कुल भी इसमें नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अब यह निर्जीव बन चुका है। बन चुका है कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जब निर्जीव फॉर्म में आ गया तब ये क्या हो चुका है, ये दोस्तों मर चुका है। जब ये मर जाता है, जब दोस्तों ये पेड़ से अलग हो जाता है, तो उस स्थिति में ये जो आपका पत्ती है वो धीरे धीरे, जानते क्या होता है, वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता है। जब ये सूख जाता है तो उसके बाद ये जो पत्ती है वो गलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पर जो गलने की प्रक्रिया है वो स्वयं ही नहीं होती है, बल्कि दोस्तों इसे किसी जीव द्वारा गलाया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सूखना तो समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उस स्थिति में ये जो आपका पत्ती है वो सूख जाती है, यानी कि मर जाती है। लेकिन जो गलने की प्रक्रिया है वो दोस्तों स्वयं ही नहीं होती है, ये दोस्तों आपके किसी जीव के कारण होती है। तो वो जो जीव होता है, जानते कौन होता है, वो होता है मृतजीवी जीव, जो कि आपका परपोषी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका मृतजीवी जीव होता है वो क्या करता है कि इस ठोस वाले पत्ते, जो आपका पत्ता होता है वो कैसा होता है, ठोस पदार्थ में। तो इस ठोस पदार्थ वाले पत्ते पर क्या करता है कि जो जीव होता है, जो ये मृतजीवी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि एक पाचक रस का स्राव करते हैं। क्या करते हैं भाई, पाचक रस का स्राव करते हैं। जब ये पाचक रस का स्राव इन पत्तियों पर करते हैं तो दोस्तों ये जो पत्तियां होती है वो पाचक रस के स्राव के कारण धीरे धीरे गलना शुरू कर देती है, जिसे हम लोग अपघटन या विघटन के रूप में भी जानते हैं। ठीक, जब ये दोस्तों धीरे धीरे गलना शुरू कर देती है तो उस स्थिति में ये जो आपका ठोस रूप में जो पत्ती है अब वो धीरे धीरे ठोस रूप से परिवर्तित होकर अब वो चेंज हो जाती है द्रव्य रूप में। जब ये द्रव्य रूप में चेंज हो जाती है तब दोस्तों जो आपके परपोषी जीव होते हैं, मृतजीवी वाले, वो क्या करते हैं कि इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी इनके विघटन हो जाने के बाद, यानी इनके सड़ और गल जाने के बाद ही क्या करते हैं दोस्तों, अपने पोषण के लिए भोजन के रूप में इनका अवशोषण करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया, वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोज पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। शरीर के बाहर कहने का मतलब देखिए, हमारे जो शरीर में पाचक रस होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर हम जो भी भोजन खाते हैं तो हमारा जो भोजन है जब वो अंदर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो हमारे पाचक रस होते हैं वो क्या करते हैं कि इस जटिल भोजन को सरल अवयवों में बदल देते हैं। यानी हमारे भोजन में जो पाचक रस का स्राव है वो हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन मृतजीवी पोषण में जो आपके परपोषी जीव होते हैं उनमें दोस्तों जो पाचक रस का जो स्राव होता है वो इनके शरीर से बाहर ही होता है। यानी भोजन का जो विघटन है वो शरीर के बाहर ही हो जाता है। ठीक है, और जब शरीर के बाहर इनका विघटन हो जाता है तब क्या करते हैं कि अपने भोजन के रूप में इनका अवशोषण करते हैं। जैसे कि अगर गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, चीता हो गया, आपके इस संसार के ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि दोस्तों अपनी समय अवधि को पूरा करके मर जाते हैं। या दोस्तों किसी जीव द्वारा और कोई जीव शिकार के रूप में दोस्तों अगर पकड़ा जाता है और उसको वो खा लेता है तो उसके बाद जो उसका शेष जो बॉडी होता है अगर वो बच जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे दोस्तों वो सड़ना गलना शुरू कर देगा। तो सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है वो होती है मृतजीवी जीव के कारण, मृतजीवी परपोषी जीव के कारण। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान के चलते हैं हिरन ले लेते हैं, हिरन। ठीक है, मरा हुआ हिरन, क्योंकि मृतजीवी का मतलब होता है मरा हुआ जीव। तो जब हम मरा हुआ हिरन ले लेते हैं तो हिरन किस रूप में रहता है, तो हिरन दोस्तों रहता है ठोस के रूप में। तो अब ये जो हिरन होगा अब वो क्या करेगा, अब वो दोस्तों धीरे 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 सुखाना शुरू करेगा। तो लेकिन यहाँ पर सुखाने का जो प्रक्रम है वो दोस्तों नहीं हो पाता, किसकी उपस्थिति में, तो दोस्तों मृतजीवी के उपस्थिति में। क्योंकि जब इस हिरन पर मृतजीवी का आगमन होता है, मृतजीवी जीवों का आगमन होता है, तो जो मृतजीवी होते हैं वो क्या करते हैं कि इस हिरन के बॉडी पर पाचक रस का स्राव करते हैं। और इन पाचक रस के स्राव होने के कारण जो हिरन का संपूर्ण शरीर होता है वो धीरे धीरे दोस्तों गलना शुरू कर देता है। जब वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देता है तो उस स्थिति में इस हिरन का जो ठोस रूप में जो शरीर होता है वो चेंज होकर वो आ जाता है द्रव्य रूप
में। और जब द्रव्य रूप में चेंज हो जाता है तब दोस्तों जो मृतजीवी वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने भोजन के रूप में इनका अवशोषण करते हैं और इनसे ही दोस्तों क्या होती है कि उनके पोषण की प्राप्ति होती है। तो आप लोग समझ कर रखना यहाँ पर मेरी बात को। देखिए आपके इस संसार में जो भी दोस्तों आपके जीव जंतु मर जाते हैं, चाहे वो जीव आपके पादप जगत के हो और चाहे वो जंतु जगत के हो, तो इन जीवों को दोस्तों जानते क्या होता है, इन जीवों का दोस्तों अपघटन होता है। यानी ये जो जीव होते हैं वो धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू कर देते हैं। जब ये सड़ना गलना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों ये अपघटित हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों इनका अपघटन होने लगता है। और जब इनका अपघटन होने लगता है तो उस स्थिति में इनका जो जटिल पदार्थ वाला जो शरीर होता है वो बदल जाता है सरल तत्व के रूप में, यानी सरल अवयवों में चेंज हो जाता है। और फिर इनका जो शरीर है दोस्तों वो मिट्टी में मिल जाता है, यानी मिट्टी के पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करता है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की जो दोस्तों पत्तियां होती हैं, जो तने होते हैं, जो शाखाएं होते हैं, अगर वो टूटकर गिर जाते हैं तो धीरे धीरे जब ये सड़ना गलना शुरू कर देते हैं तो इनके पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं या मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनका जब शरीर सड़ और गल जाता है तो उस स्थिति में ह्यूमस का निर्माण होता है। और ये जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी के पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करने में सहायक होता है। और इसी मिट्टी की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो पुनः क्या करते हैं, अपने पोषक तत्व की प्राप्ति करते हैं। और यही क्रिया निरंतर होती रहती है जिसके कारण आपके इस प्रकृति के वातावरण का जो संतुलन है वो दोस्तों नियमित रूप से बना रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके इस प्रकृति के वातावरण को संतुलित रूप में बनाए रखने में मृतजीवी वाले जो परपोषी जीव होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ये जीव ना हो तो दोस्तों आपके बिल्कुल भी जो आपके मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनका बिल्कुल भी अपघटन नहीं हो सकता। इसीलिए इन जीवों को अपघटक भी कहा जाता है, अपघटक जीव ही इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये जो जीव है वो कौन कौन से हैं। देख सकते हैं फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, ये तीनों आते हैं आपके कवक वर्ग में। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो अपना पोषण इसी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी मृतजीवी पोषण द्वारा अपना जो पोषण है वो दोस्तों प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अगले इसके दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य का, तो वो है मृतजीवी अपना भोजन मृत जंतु और पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक अर्थात तरल पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, ना कि ठोस पदार्थों के रूप में। तो कैसे करते हैं तरल पदार्थों के रूप में, तो मैंने दोस्तों इस चीज को आप लोग को बता दिया है। क्या करते हैं तो दोस्तों पाचक रस का स्राव करते हैं अपने शरीर से बाहरी, उसके गलाते हैं। जब वो गल कर दोस्तों जो पूरी तरीके से ठोस से तरल रूप में जब वो परिवर्तित हो जाता है तब दोस्तों इसके इसी तरल पदार्थ को क्या करते हैं को अपने भोज पदार्थ के रूप में उसे अवशोषित करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी पोषण की पूर्ति होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अगला जो पोषण है उस पर। तो देखिए अगला जो पोषण है वो है परजीवी पोषण। तो दोस्तों परजीवी में जो नाम है उसके नाम के आधार पर ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए नाम में दिया गया है क्या भाई, तो नाम में दिया गया है परजीवी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप पर देख रहे हैं ना परजीवी में, जैसा कि हम लिख लेते हैं परजीवी। ठीक, परजीवी में जो आप पर देख रहे हैं तो पर का मतलब क्या हुआ, पर का दोस्तों मतलब होता है दूसरा। ठीक है, आज जो जीवी है उसका मतलब होता है जीव। ठीक, दूसरा जीव या लिख सकते हैं दूसरे जीव। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी परपोषी जीव दूसरे जीव की सहायता से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो वैसे पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। मैंने क्या बताया आप लोग को, मैंने ये बताया कि जो भी जीव अपना पोषण दूसरे जीव की सहायता से पूरा करते हैं तो इनका यही पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। तो दोस्तों जरा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर समझते हैं इसके परिभाषा को। परिभाषा बताया जा रहा है वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऐसा मैंने आप लोगों को दोस्तों ये अर्थ बताया, मैंने अर्थ क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो भी जीव दूसरे जीव की सहायता से अपना पोषण प्राप्त करता है तो उनका वही पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा चेंजिंग है, चेंजिंग ये है कि परजीवी पोषण में जिनसे आप भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें बिना मार ही प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें मार कर प्राप्त करते हैं,
जैसे कि आप जो भी साग सब्जी खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, या मुर्गा हो गया, या जो भी दोस्तों आप मीठ मसाले वाले जो भी आप चीज़ अगर आप खाते होंगे तो आप कैसे खाते हैं? ऐसा तो थोड़ी ना है कि आप मुर्गा को जिंदा खा जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि जो आपके साग सब्जी होते हैं आप उसको जिंदा ही खाते हैं। आप दोस्तों क्या करते हैं? उसे मार कर खाते हैं। लेकिन परजीवी पोषण में अंतर ये होता है कि आप जिससे अपना पोषण करते हैं तो उसे आप बिना मारे क्या करते हैं? आप अपना पोषण की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसा अगर गुण जिस जीव में देखा जाता है तो उसके पोषण को हम लोग परजीवी पोषण के रूप में जानते हैं। जैसे सपोज डेट हम ये लोग यहाँ पर एक अगर उदाहरण लेकर चले तो दोस्तों वो हो सकता है, जानते हैं कौन? वो हो सकता है आपका जैसे कि जुआ, ठीक है, जिसको ढील भी बोलते हैं हम लोग। जो ढील होता है वो आपके जो बाल होते हैं दोस्तों उसमें वो उपस्थित रहता है, आपके शरीर के बालों में उपस्थित रहता है। तो ये जो आपका ढील है वो अपना पोषण प्राप्त करता है किसकी सहायता से? तो आपके शरीर की सहायता से। तो आपने पोषण प्राप्त करने के क्रम में क्या वो आपको मार रहा है? क्या आपको मार कर और आपसे वो पोषण प्राप्त कर रहा है? नहीं ना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ढील भी क्या है? एक प्रकार का जीव है, उसमें भी जीवन है, लेकिन इसके पोषण प्राप्त करने की जो विधि है वो अलग है। वो कैसी है? वो है कि जिससे अपना वो पोषण प्राप्त कर रहा है वो उसे बिना मारे ही प्राप्त कर रहा है। आपको बिना मारे क्या कर रहा है? आपसे वो पोषण प्राप्त कर रहा है। जैसे कि मच्छर, अगर मान के चलते हैं कि मच्छर आपके शरीर पर बैठता है तो क्या आपको मार कर अपना पोषण प्राप्त करता है? जो ब्लड खींचता है तो दोस्तों आपको मार कर आपसे वो ब्लड खींचता है? नहीं ना। आप भले उसे मार देते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी आपको नहीं मारता। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं, जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो भोजन पचाने का काम करते हैं, जितने सारे जो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो मतलब एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं तो वो बिना हमें मारे ही वो हमसे ही पोषण प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो ये जीव हैं वो आपके कौन सा जीव कहलाएंगे? वो आपके कहलाएंगे परजीवी जीव। और इनकी जो पोषण होगी वो कैसी कहलाएगी? वो कहलाएगी परजीवी पोषण। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जब कोई माँ गर्भवती होती है और गर्भवती होने के क्रम में जब उसके पेट में बच्चा होता है तो दोस्तों वो जो बच्चा है वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो दोस्तों वो जो बच्चा है वो पोषण प्राप्त करता है अपनी माँ से, यानी जो माँ खाती है उसका ही कुछ अंश उस बच्चे के पेट में जाता है, जिसके कारण वो जो बच्चा है वो अपने माँ के गर्भ में अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो बिना अपने माँ को मारे, यानी जिससे वो पोषक प्राप्त कर रहा है उसे बिना मारे क्या कर रहा है? अपनी पोषण की पूर्ति कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है, जो शिशु है माँ के गर्भ में, वो भी कैसा पोषण प्राप्त कर रहा है? तो वो क्या प्राप्त कर रहा है? परजीवी पोषण। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि पादप जगत में एक पौधे का, तो उसका नाम जानते क्या है? उसका नाम है अमरबेल। उसका नाम है अमरबेल। बेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पौधा जिसमें लता होता है। बेल का मतलब क्या होता है? लता। तो दोस्तों देखिए ये पौधे में लिपटा हुआ रहता है रस्सी जैसा। रस्सी सन क्या होता है? लिपटा हुआ रहता है, जिसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता। और आप सभी जानते हैं कि जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता वो बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रदर्शित नहीं कर सकता है तो ये दोस्तों अपना भोजन भी नहीं बना सकता। जब ये भोजन नहीं बना सकता तब तो इसके पास ऊर्जा भी नहीं होनी चाहिए। जब इसके पास ऊर्जा नहीं होगी तब तो इसे जीवित भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जीवित रहता है। तो किसके कारण रहता है? तो दोस्तों यह जिस पौधे से लिपटा हुआ रहता है, अमरबेल का पौधा जिस पौधे से लिपटा हुआ रहता है वो उसी पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। और उसके कारण ही दोस्तों क्या करता है कि वो अपने पोषक तत्व की पूर्ति करता है, जिससे यह जीवित रहता है। तो देख सकते हैं कि जो अमरबेल पौधा है वो जिस पौधे से लिपटा हुआ रहता है तो उस पौधे को बिना मारे ही क्या कर रहा है? उससे वो अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। इसलिए इसके इस पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण। ठीक है। और ये सब जानते हैं, ये सब आपके अस्थाई कहलाते हैं। आपका जो ढील हो गया वो आपका अस्थाई कहलाता है। ठीक, लेकिन जो मच्छर है वो आपका अस्थाई है। मैंने परिभाषा में लिखा है, देखिए ना, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो मच्छर जो होता है वो अस्थाई होता है, कभी यहाँ बैठेगा, कभी यहाँ बैठेगा, कभी यहाँ बैठेगा, लेकिन आपको बिना मारे क्या कर रहा है? अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। इसीलिए इसके पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, अमरबेल हो गया, गोल कृमि हो गया, हुक वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया। ये सारे जीव अपना जो पोषण है वो परजीवी पोषण की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं, थोड़ा सा बताया जा रहा है, परजीवी अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए सीधे अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों किसी माध्यम से या किसी दूसरे तरीके से प्राप्त करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने जुआ का दोस्तों क्या किया, आपको उदाहरण दिया, वो डायरेक्टली क्या करता है? आपके सिर से वो अपना पोषण प्राप्त करता है।
अगर हम बात करें जो इसका अगला है उस पर, तो तीसरा जो पोषण है वो है प्राणी संपोषण। तो दोस्तों प्राणी संपोषण में आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, शेर, चीता, मनुष्य आदि। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मृतजीवी पोषण है और यहाँ पर जो परजीवी पोषण है, इन दोनों पोषणों में प्राप्त होने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो हो रहा है किस रूप में, तो वो दोस्तों हो रहा है तरल रूप में। यानी कि परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण में आने वाले जो परपोषी जीव हैं वो भोज्य पदार्थ के रूप में जिस दोस्तों पदार्थ का वो दोस्तों स्राव कर रहे हैं, जिनका वो शोषण कर रहे हैं, वो पदार्थ आपका रहता है तरल रूप में। लेकिन हम लोग जो भोजन उपयोग में लाते हैं वो तरल या फिर ठोस रूप में लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल तरल ही पदार्थ को उपयोग करते हैं, ठोस भी करते हैं। तो ठोस को अपने भोजन के रूप में उपयोग में लाने के कारण यहाँ पर जो आपका पोषण है वो आ जाता है किस रूप में, तो प्राणी संपोषण के रूप में आ जाता है। मच्छर खून पीता है जो कि तरल होता है, ढील खून पीता है जो कि तरल होता है। जो आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना जो पोषण करते हैं वो आपके शरीर के आंतरिक तरल पदार्थों के कारण ही। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये सब के सब अपने दोस्तों एक तरीके से तरल पदार्थ के रूप में अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। कवक, कवक समझ सकते हैं ये कहाँ होता है, तो दोस्तों ये वहाँ होता है जहाँ पर दोस्तों आपका जो लकड़ी पूरी हो गया ना, जब उस लकड़ी में नमी आ जाती है, जब नम स्थान होता है, उछला स्थान होता है, तो वहाँ पर दोस्तों कवक क्या होता है, फनपते हैं और उससे क्या करते हैं कि अपना पोषण ये प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता। तो देख सकते हैं कि जब नमी होगा तो नमी यानी तरल होगा और तरल रूप में अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। ठीक, तो आपके ठोस रूप में भोजन प्राप्त करने के कारण ही यहाँ पर एक नया पोषण बन के आता है। कौन, तो प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में आपने समझा वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस भी हो सकता है तरल भी हो सकता है, अगर इस रूप में अपना पोषण प्राप्त कर रहा है तो वैसे ही पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। तो सारा चीज आ जाएगा, अमीबा, मेढक, शेर, चीता, मनुष्य, आपका दोस्तों गाय, भैंस, बकरी, जो कुछ भी है सब कुछ इसमें आ जाएगा जो ठोस और तरल दोनों पदार्थों का करता हो, ग्रहण करता हो। लेकिन केवल और केवल जो तरल पदार्थों को ग्रहण करता हो तो दोस्तों आपके किस रूप में आएंगे, वो या तो मृतजीवी में आएंगे या तो वो परजीवी में आएंगे। अब उनके लक्षण और गुण के आधार पर क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, उनका विभाजन कर सकते हैं कि वो किस पोषण के अंतर्गत आएंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से परपोषण के प्रकार को अच्छे से समझ पाया है और इसे जान पाया है, तो दोस्तों आप लोग प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।